अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हुंकार इस बार धूमिल होती जा रही है। लगता है इस बार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं। एनडीए और इंडिया अलायंस चुनाव में अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। एक तरफ एनडीए अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, वहीं इंडिया अलायंस लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के नारों पर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है। इंडिया अलायंस की संभावनाओं पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है, क्या मोदी शाह की जोड़ी 300 का पार पा पाएगी, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है। अगले 9 बिंदुओं से हम एनडीए बीजेपी का 300 का पार जाना मुश्किल क्यों नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 300 पार होना क्यों मुश्किल है, क्या उसके रूट्स कारण हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मान आपका आप ही के चैनल लॉजिकल बंदा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पॉइंट 9, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ओवर कॉन्फिडेंस। जो गलतियाँ कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता करते हुए आ रहे थे, उन्हीं गलतियों को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दोहरा रहे हैं। सबको यह लगता है कि सब कुछ मोदी के नाम से हो जाएगा। नेता अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि सत्ता का दर्प उनके सिरों पर चढ़ चुका है। कार्यकर्ता मोदी के भरोसे हैं कि मोदी की लहर है, हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है। जब नेताओं का विजन सेवा से सत्ता की तरफ बदलने लगे तो समझ लीजिए वह विनाश की तरफ अग्रसर होने लगा है। 8, राम मंदिर के नाम पर 400 पार का सपना। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि राम मंदिर के बन जाने से ही बीजेपी 400 पार पहुंच जाएगी। अब नेता कार्यकर्ताओं को काम करने की क्या ज़रूरत है। यह सोच कि राम मंदिर बन जाने से अब बीजेपी को श्री राम लला 400 के पार करवा देंगे, तो वो ध्यान रखें कि राम उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। लेकिन आज बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता खुद काम नहीं कर रहे हैं, सब राम और मोदी के भरोसे हैं। 7, इंडिया अलायंस का इफेक्ट। हो सकता है आपको लगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, या आपको लग सकता है कि यहीं ग्लिच इंडिया अलायंस अभी मोदी के हराने में सक्षम तो नहीं है, लेकिन कुछ नुकसान जरूर करेगा। वो कहा जाता है ना कि 100 कुत्ते मिलकर शेर का शिकार भले ही ना कर सके, पर घायल अवश्य कर सकते हैं। बीजेपी एनडीए के नाम पर अकेला मोदी खड़ा है और सामने है इंडिया अलायंस। हो सकता है आज आपको लगे कि इनको आपस में मतभेद हैं, इनका आपस में बात नहीं बन रही है, लेकिन इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि ये सभी मिलकर अब की बार बीजेपी का 10 से 15 सीटों का नुकसान कर सकते हैं। 6, द केजरीवाल इफेक्ट। भले ही केजरीवाल दोषी हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की तरह केजरीवाल की भी एक फैन फॉलोइंग है, जो बीजेपी मोदी के खिलाफ खबर, रूमर और प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। केजरीवाल की एक चुनाव से पहले गिरफ्तारी, उसके ऊपर आरोप लगा करके गिरफ्तार किया जाना, जेल में रखना, एक आम आदमी को बीजेपी मोदी की नीयत में फ़र्क महसूस करवा सकता है, जिसका नतीजा बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अच्छा होता कि बीजेपी कुछ दिन वेट करती, चुनाव होने देती और उसके बाद ये एक्शन लिया जाता, या अच्छा होता कि चुनाव से कम 6 महीने पहले इसके ऊपर एक्शन लिया जाता। एन चुनाव से पहले ये कार्रवाई कुछ वोटरों को जरूर बीजेपी से दूर करेगी। द इलेक्ट्रिकल बॉन्ड स्टोरी। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो बीजेपी को एक जोर का झटका धीरे से दे सकता है। राहुल गांधी, केजरीवाल, प्रियंका गांधी, इंडिया अलायंस, सब ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। इसका असर आप इसी से लगा सकते हैं कि मोदी, शाह और पूरा भारतीय जनता पार्टी इसके स्पष्टीकरण देने पर मजबूर हो गए। और कोई माने या ना माने, जितना विपक्ष कह रहा है उतना ना सही, लेकिन लोचा तो है। उसी के ऊपर एक्शन होना, उसी को टेंडर देना, उसी के ऊपर कार्रवाई करना, उसी से इलेक्टोरल बॉन्ड लेना, लोचा तो है। शायद वोट परसेंटेज इस इलेक्शन में जो कम हो रहा है, वो भी इसमें एक ये कारण अदा कर सकता है। नेक्स्ट, वोट परसेंटेज का कम होना। अभी तक 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं और हर फेज में 2019 के बजाय वोट परसेंटेज लगातार कम हुआ है। आपको क्या लगता है, किसका वोट बैंक वोट डालने नहीं जा रहा है? अभी तक जो पॉइंट हमने डिस्कस किए
उनकी वजह से बीजेपी की सॉफ्ट फैन फॉलोइंग वोट डालने नहीं जा रही है। उनके मन में ये भ्रम है कि मोदी शाह कुछ तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आज भी उनको मोदी से बेहतर तो कोई नहीं दिखता, लेकिन वो हाल ही की घटनाओं से कंफ्यूज है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मोदी का मिशन एक राष्ट्र एक नेता। आपने केजरीवाल की वो न्यूज़ सुनी, एक राष्ट्र एक नेता। केजरीवाल का यह आरोप देखें कितना सच हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि केजरीवाल सच कह रहे हैं, कुछ कहेंगे कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को देखें, बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट को देखें, बीजेपी का मैनिफेस्टो को देखें, उसमें बीजेपी कहीं नहीं है। उसमें सिर्फ एक नाम है, मोदी। और हर जगह बीजेपी की हर पॉलिसी में सिर्फ मोदी है। मोदी ही बीजेपी है, बीजेपी ही मोदी है। ऐसा ही कुछ इंदिरा जी के बारे में कहा जाता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्या बीजेपी भी उसी तानाशाही की तरफ बढ़ रही है? नाउ थिंक अगेन। फिर से बीजेपी की वही सॉफ्ट फैन फॉलोइंग टारगेट हो रही है या की जा रही है। बीजेपी के अंतर मतभेद। नरेंद्र मोदी देश में बीजेपी का सर्वमान्य चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बीजेपी में नंबर 2 कौन है? अब आप नाम लोगे, अमित शाह हैं, योगी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, लेकिन क्या सच में मोदी जी जल्द ही 75 के होने वाले हैं? ज़रा सोचिए, कौन है नंबर 2? अमित शाह, योगी, राजनाथ या मोदी? इसे आप जोड़ी में कह सकते हो, मोदी अमित शाह, मोदी योगी, मोदी राजनाथ, या फिर मोदी मोदी। मोदी और शाह के मतभेद अगर आपको जानना है तो गुजरातियों से पूछिए। मोदी और योगी के मतभेद काफ़ी पुराने हैं, मोदी और राजनाथ के मतभेद काफ़ी पुराने हैं। ये जो आज आपको साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए है, क्योंकि नंबर 2 बीजेपी में आज की डेट में कोई नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के एकमात्र नेता है मोदी। बीजेपी ही मोदी के भरोसे चल रही है। आप कभी भी पूछिए, किसी से भी पूछिए आकर कि आप वोट किसको देंगे, वो यही कहेगा मोदी को। बीजेपी का 70% वोट मोदी के नाम से। फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मोदी जी 75 के होने वाले हैं। उनकी इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से मोदी जी का ये लास्ट इलेक्शन होना चाहिए, और मोदी जी का अगर ये लास्ट इलेक्शन है तो अगली बार इंडिया अलायंस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि वोट बीजेपी को जो मिल रहा है वो मोदी के नाम पर मिल रहा है। अगर मोदी नहीं तो बीजेपी 100+ ही निपट जाएगी। हो सकता है कि ये मोदी का आखिरी कार्यकाल हो सकता है ना हो। ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, और शायद हमें ये लगे कि ये मोदी जी का आखिरी कार्यकाल है। कौन लेगा उनकी जगह? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट के आधार पर फिर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि बीजेपी में नंबर 2 कौन हो सकता है, कौन मोदी जी का उत्तराधिकारी हो सकता है। अगर आज का एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और एनालिसिस आपके सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट से एक मोटिवेशन मिलेगा और एक और बेहतरीन एनालिसिस हम आपको लेकर के आएंगे। जय हिंद,